नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ भारतीय कला का परिचय इस पुस्तक के साथ। ये है कक्षा 11 के लिए ललित कला की पाठ्य पुस्तक और ये NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा जारी की जाती है और NCERT के द्वारा ये कक्षा 11 के लिए पुस्तक बनाई गई है। इस पुस्तक को हम पढ़ेंगे। बहुत शानदार पुस्तक है। इस पुस्तक के बजाय आप अगर और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप नितिन सिंघानिया पुस्तक को प्राथमिकता दे सकते हैं। पर मुझे लगता है NCERT की बनाई गई पुस्तकों को मैं कभी भी हल्के में नहीं लेता हूं, क्योंकि यहाँ की जो पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति है उस पर ध्यान दीजिए। इसमें रतन परिमू है, YS अलोने है, सीमा S ओझा है, नमन आहूजा है, शमा मित्रा चैनॉय है, KC चित्रा भानु है, सुचिता रावत है, संतोष जैन है, परशुराम शर्मा है, ज्योत्सना तिवारी है। सब इतने सारे लोग यहाँ इसमें शामिल हैं। एक पुस्तक को बनाने के लिए इतने सारे लोग इसमें सम्मिलित थे, तो इन लोगों ने मिलकर के जो काम किया है वो काम अच्छा होगा या फिर एक या किसी दो लोगों के द्वारा लिखी गई पुस्तक अच्छी होगी। चाहे कोई भी पुस्तक हो, कितनी भी विस्तार से लिखी गई हो, जो NCERT है उससे सब पीछे ही होती है, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, NCERT जिस लेवल की है उस लेवल के स्तर पर देखें तो उस लेवल से पीछे के लेवल में सब पीछे ही है इनसे, ये मान के चलिए आप। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक शैल चित्र, सिंधु घाटी की कलाएं, मौर्यकालीन कलाएं, भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियाँ, परवर्ती भित्ति चित्रण परंपराएं, मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला, भारतीय कांस्य प्रतिमाएं, इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू। और इस प्रकार इसमें 8 अध्याय पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक मानचित्र दिया है। मानचित्र में आपको अलग अलग प्रकार से संकेतक दिए गए हैं। यहाँ एक खाली गोला तो चित्रकारी वाले क्षेत्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो चित्रकारी वाले क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एक चले जाते हैं आप केरल में, केरल की तरफ, वहाँ है मुन्नार। ठीक, तमिलनाडु में है वेट्टवलम, इसके अलावा तिरुपति। तो केरल में मुन्नार, तमिलनाडु में वेट्टवलम और तिरुपति, ये क्षेत्र हो गए। इसके अलावा दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर बढ़े। दक्षिण भारत में ही उड़ीसा जो है वहाँ पर है रायगढ़। ये रायगढ़ कहाँ है? ये महानदी जो है उसके किनारे पे बसा हुआ। ध्यान पता लगाइए, महानदी के किनारे से रायगढ़ का। इसके अतिरिक्त पंचमढ़ी के क्षेत्र में जो है बीच वाले इलाके जो हैं उसमें एक तो केन नदी के किनारे सागरिस्तान है, और इसके अलावा भोपाल में भी, इसके अलावा भानपुरा जो है, कोटा भी है, भानपुरा कोटा। जैसा इस चंबल नदी के किनारे 2-3 और क्षेत्र है, जैसे पहाड़गढ़ है, ग्वालियर है, आगरा है। इसके अलावा ऊपर से आ रही नदियों जैसे कि गंगा नदी, इसके किनारे पर भी है, अल्मोड़ा है। इसके अलावा सोन नदी के किनारे जो है मिर्ज़ापुर भी है। और मध्य भारत के क्षेत्र भी हैं, जैसे राजस्थान की तरफ ज़्यादा जाते नहीं है, जयपुर में है, कोटा में है, भानपुरा में है। बाकी वापस मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाते हैं तो ग्वालियर, पहाड़गढ़ है। ठीक है, नीचे ठेठ महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों में आते हैं, मध्य प्रदेश के इलाकों में तो भोपाल हैं और सागर है, मिर्ज़ापुर है इधर उत्तर प्रदेश के इलाके में। तो ये इलाके मध्य भारत में हैं। और उड़ीसा की तरफ एक इलाका मुझे यहाँ पर महानदी के किनारे जो है रायगढ़ दिख रहा है। तुंगभद्रा नदी के किनारे यहाँ पर क्षेत्र मुझे दिखे नहीं है, जिनमें मैं चित्रकारी वाले क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, केवल चित्रकारी वाले क्षेत्र। तो केवल चित्रकारी वाले क्षेत्र में एक तो मुन्नार है, एक इसके अलावा वेट्टवलम है, इसके अलावा तिरुपति है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मुझे कोई ऐसा क्षेत्र दिखा नहीं जिसमें केवल चित्रकारी की बात की जा रही हो। अब हम बात करेंगे नक्काशी और चित्रकारी वाले क्षेत्रों दोनों की एक साथ बात करें तो उसमें गोले के साथ डॉट भी होगा। ठीक है, तो गोले के साथ डॉट का एक चित्र दिखा मुझे तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में वेल्लोरी, जो कृष्णा नदी जो है आगे जाकर बन जाती हैं, तुंगभद्रा नदी के साथ जब मिल जाती हैं। तुंगभद्रा नदी के जो दक्षिण में है वेल्लोरी। ठीक है, ये आप मान के चलिए कर्नाटक में होना चाहिए मेरे हिसाब से।
इसके अतिरिक्त मुझे दक्षिण भारत में ऐसा कोई दिखा नहीं क्षेत्र जिसमें नक्काशी और चित्रकारी दोनों एक साथ दिखी हो। नक्काशी और चित्रकारी पंचमढ़ी में दिखती हैं। जैसे मैंने पिछली बार पंचमढ़ी का नाम लिया तो पंचमढ़ी नहीं है एग्जैक्टली, वो पंचमढ़ी नहीं थे, वो भोपाल और सागर थे। पंचमढ़ी है, वहाँ पर चित्रकारी और नक्काशी दोनों एक साथ दिखती हैं। इसके अलावा महानदी किनारे पिछली बार मैंने चित्रकारी वाले क्षेत्र में रायगढ़ का नाम भी लिया था, तो इसी रायगढ़ में चित्रकारी और नक्काशी भी मिली है। तो रायगढ़ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखें तो मुझे और कोई क्षेत्र ऐसा दिखागा नहीं। जैसे एक तो पंचमढ़ी है, रायगढ़ है, वेल्लोरी है, इसके अतिरिक्त पूरे भारतवर्ष में मुझे कोई क्षेत्र नहीं दिखा जहाँ चित्रकारी और नक्काशी एक साथ मिली हो। प्राचीन भारत की बात हो रही है। अब केवल नक्काशी वाले क्षेत्र देखें तो केवल नक्काशी वाले क्षेत्र काले डॉट के साथ दिखे हुए, तो एक तो गिलगिट में मिले हैं, पाकिस्तान नहीं, ऊपर जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसमें गिलगिट जो है, गिलगिट में मिली है, कारगिल में मिली है। इसके अतिरिक्त गिलगिट कारगिल के अतिरिक्त अगर देखें कहीं तो दक्षिण भारत में हमें मिली है तेनमाला में। इसके अलावा इडक्कल की गुफाएं जो पड़ती हैं केरला में, वहाँ पर भी मिली हैं इडक्कल की गुफाएं। और इधर जो है श्रीलंका, वहाँ पर भी दो क्षेत्र हैं श्रीलंका में, महाओया और ढोरोवाका खंडे। तो ये क्षेत्र से नक्काशी वाले गिलगिट कारगिल और इडक्कल की गुफाएं, तेनमाला, ये तो भारत के थे। श्रीलंका में है महाओया और ढोरोवाला खंडे, ये क्षेत्र थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं राज्यों की राजधानी। तो राज्यों की राजधानी अलग अलग दिखाई गई हैं यहाँ पर। श्रीनगर है जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, शिमला है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, जयपुर है, गांधीनगर है, और इसके अलावा उज्जैन है, और तो हैदराबाद है, बेंगलुरु है, इसके अलावा पुदुचेरी है, चेन्नई है, भुवनेश्वर है, कोलकाता है, और कोहिमा है, ईटानगर है, दिसपुर है, शिलोंग है, गंगटोक है, पटना है, रांची है, रायगढ़ भी है। ये थी राजधानियाँ कुछ प्राचीन समय की। अन्य महत्वपूर्ण शहरों के अंदर जो है आपको कुछ शहर भी दिखाए गए हैं। तो ये हैं कुछ अन्य, क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर जो शहरों की जो राजधानी राज्यों की, वो मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर गया, क्योंकि अन्य शहर जो हैं गोलाकार सर्कल बना हुआ छोटा सा, राजधानियों में वर्गाकार बना हुआ है। तो श्रीनगर राजधानी है, शिमला राजधानी है, जयपुर राजधानी है, गांधीनगर राजधानी है, लखनऊ राजधानी है, इसके अतिरिक्त पटना राजधानी है, और ईटानगर राजधानी है, कोहिमा राजधानी है, इम्फाल राजधानी है, दिसपुर राजधानी है, शिलोंग राजधानी है, ऐजवाल राजधानी है, अगरतला राजधानी है, भुवनेश्वर राजधानी है, हैदराबाद राजधानी है, बेंगलुरु राजधानी है, चेन्नई है, पुदुचेरी है, पणजी है। अन्य शहरों में बात करें तो जैसे यहाँ पर बहुत सारे शहर दिए गए हैं। जैसे चंडीगढ़ अन्य शहरों में था, राजधानी नहीं थी। दिल्ली अन्य शहरों में था, राजधानी दिल्ली एक अन्य शहरों में था, राजधानी नहीं थी। इसके अतिरिक्त उज्जैन अन्य शहरों में था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो रांची है वो है, और वाराणसी अन्य शहरों में था। तो इस प्रकार यहाँ अलग से चेन्नई तो राजधानी थी। तो ये क्या है, यह प्रागैतिहासिक स्थलों का मानचित्र नक्शे की बाहरी रेखा पैमाने में नहीं है, इस बात पर ध्यान नहीं दें आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक शैल चित्र की। तो ये है हमारा प्रथम अध्याय। अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को, जिसके लिए न तो कोई पुस्तक और न ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है, उसे प्राक इतिहास यानी प्री हिस्ट्री कहा जाता है।
यानी जिसके लिए कोई न पुस्तक है न कोई लिखित दस्तावेज, जिसके लिए कोई हमारे पास लिखित प्रमाण पुस्तक नहीं मिलते हैं, न कोई लिखित दस्तावेज मिलता है जिसके इतिहास के बारे में, उसे हम प्रागैतिहासिक काल या प्राग इतिहास यानी प्री हिस्ट्री कहते हैं। पुस्तकें या दस्तावेज उपलब्ध होते भी कैसे? उस समय न तो कागज़ था, न ही कोई भाषा या लिखित शब्द। प्राग इतिहास को अगर हम प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिक टाइम्स कहते हैं। प्राग इतिहास यानी प्री हिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? अक्सर प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक टाइम। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कैसे रहता होगा, ये विश्वास करना तब बहुत कठिन बना रहा जब तक कि विद्वानों ने उस स्थानों को खोजना शुरू नहीं किया जहाँ प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य रहा करते थे। ऐसे स्थलों की खुदाई से पुराने औजारों, मिट्टी के बर्तनों, आवास स्थलों और उस काल के मनुष्यों और जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। इन चीज़ों से प्राप्त जानकारियों को और तत्कालीन मनुष्य द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची गई आकृतियों के साथ जोड़कर विद्वानों ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार किया है। इससे ये जाना जा सकता है कि उस समय क्या होता था और प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे। जब मनुष्यों का जो खाना, पानी, कपड़ा और आवास संबंधी बुनियादी ज़रूरतें पूरी होने लगीं तो वे अपने विचारों तथा मनोभावों को अभिव्यक्त करने का भी प्रयास करने लगे। इसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों का आधार बनाकर चित्र और रेखा चित्र बनाने शुरू कर दिए और उसके माध्यम से अपने आप को यानी कि अपने भावों को और विचारों की अभिव्यक्ति करने लगे। प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य ने इन चित्रों को क्यों खींचा? शायद उस समय के मनुष्यों ने अपने घरों को अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए ये भित्ति चित्र बनाए, अथवा ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने रोज़मर्रा के जीवन का दृश्य अभिलेख रखने के लिए ये चित्र खींचे, जैसे कि आजकल हम में से कुछ लोग अपनी डायरी लिखते हैं। मानव के आरंभिक विकास के इस प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पुरा पाषाण यानी कि पैलियोलिथिक एज यानी पैलियोलिथिक एज यानी कि पुरा पाषाण काल यानी पुराना पत्थर काल कहा जाता है। इस प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर क्या कहते हैं? आरंभिक विकास के हम कहते हैं इसको पुरा पाषाण काल। प्रागैतिहासिक चित्रकारियाँ दुनिया के अनेक भागों में पाई गई हैं। हम वास्तव में यह नहीं जानते कि पूर्व पाषाण युग यानी लोअर पैलियोलिथिक के मनुष्य ने क्या कभी कोई कला वस्तु की थी, लेकिन हमें पता चलता है कि उत्तर पाषाण काल यानी अपर पैलियोलिथिक टाइम तक आते आते मनुष्य ने कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि हो गई थी। दुनिया भर में इस कला की ऐसी अनेक गुफाएं पाई गई हैं जिनकी दीवारें उन जानवरों के सुंदर चित्रों से भरी पड़ी हैं जिनका उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया करते थे। वे लोग मनुष्य और उनकी गतिविधियों को दृश्य चित्रित करते थे और वृत्त, वर्ग, आयत जैसी कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ और प्रतीक भी बनाते थे। भारत में अब जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वे उत्तर पुरापाषाण यानी अपर पैलियोलिथिक टाइम्स के हैं। यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज 1868 के समय में पुराविद आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने स्पेन में हुई आल्तामीरा की खोज से भी 12 वर्ष पहले की थी। स्पेन में जो आल्तामीरा की खोज हुई थी उससे भी 12 वर्ष पहले 1867-68 में पुराविद आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने खोज की थी भारत में। कॉकबर्न, एंडरसन, मित्र और घोष पहले अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अनेक स्थल खोजे थे। कॉकबर्न, एंडरसन, मित्र और घोष ये पहले अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अनेक स्थल खोजे थे। शैल चित्रों के अवशेष वर्तमान में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर पाए गए हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में भी कुछ शैल चित्र मिले हैं। वर्तमान अवशेष कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, बिहार के कई जिलों में जो गुफाएं हैं उन गुफाओं की दीवारों पर पाए गए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड जो है उसमें कुमाऊं की पहाड़ियों में भी कुछ शैल चित्र मिले हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा बारेछिना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सोयाल नदी के किनारे स्थित लखुडियार में पाए गए शैलाश्रयों में प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले हैं। लखुडियार का शाब्दिक अर्थ है 1,00,000 गुफाएं। यहाँ पाए जाने वाले चित्रों की 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: मानव चित्र,
पशु चित्र और ज्यामितीय आकृतियाँ। ये चित्र सफ़ेद, काले और लाल रंग के हैं। इनमें मनुष्यों को छड़ी के रूप में दिखाया गया है। पशु चित्रों में एक लंबे थूथन वाला जानवर, एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली चित्रकारी के मुख्य विषय हैं। लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामितीय डिजाइनों और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखे जा सकते हैं। इन चित्रों में दर्शाए गए दृश्यों में से एक अत्यंत आकर्षक दृश्य है जिसमें मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते दिखाया गया है। कुछ चित्र पहले से बने चित्रों पर पाए गए हैं। कुछ चित्र पहले से बने चित्रों के ऊपर बनाए गए हैं। वहाँ सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए, फिर उन पर लाल रंग के चित्र और अंत में उन पर सफ़ेद रंग के चित्र बनाए गए। अब यहाँ पर देखिए, हाथों में हाथ डालते नृत्य करते हुए लोग, लखुडिया उत्तराखंड। ठीक है, ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा चित्र ऐसा ही देख पा रहे हैं, थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन देखिए यहाँ पर दिखाई गई, बिल्कुल नाचते हुए दिखाए गए हैं चित्रों में। इसके अलावा लहरदार लकीरें, लखुडिया उत्तराखंड। तो ये लहरदार लकीरें यहाँ पर दिखाई गई हैं। इतना साफ चित्र है नहीं, लेकिन फिर भी हमने देखा। कश्मीर से भी ऐसे दो शिलापट्ट मिले हैं जिन पर कुछ चित्र उकेरे हुए हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवस दिया। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की जो ग्रेनाइट हैं, उनकी ग्रेनाइट की चट्टानों ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवस दिया। ठीक है, तो कश्मीर में भी दूसरा पट मिले हैं जिन पर कुछ चित्र उकेरे हुए हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों जो हैं, उन्होंने चित्र बनाने का अच्छा अवसर दिया। यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए गए। इनमें 3 स्थान जो हैं, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की बात करें तो उसमें है कोपगल्लू के अलावा पिकलिहाल, इसके अलावा टेक्कलकोटा, कोपगल्लू, पिकलिहाल, टेक्कलकोटा अधिक प्रसिद्ध है। ये 3 स्थल जो हैं आंध्र प्रदेश और जो है कर्नाटक के वहाँ के क्षेत्रों में पाए गए हैं। यहाँ 3 रंग के चित्र पाए गए हैं, सफ़ेद रंग, कुछ लाल रंग के और कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के हैं। कुछ चित्र सफ़ेद रंग के हैं, कुछ लाल रंग के हैं और कुछ जो हैं सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के हैं। ये चित्र परवर्ती ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के। इन चित्रों के विषय हैं सांड, हाथी, सांबर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत मानव, त्रिशूल इत्यादि। वनस्पतियों के चित्र बहुत ही कम पाए जाते हैं। कोपगल्लू के एक चित्र में अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया गया है जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगा कर ले जाते हुए दिखाया गया है। परंतु सबसे अधिक सुंदर शैल चित्र मध्य प्रदेश में विंध्याचल की श्रृंखलाओं और उत्तर प्रदेश में कैमूर पहाड़ियों में मिले हैं। सबसे अधिक और सुंदर शैल चित्र जो हैं, सबसे अधिक का मतलब संख्या में सबसे ज़्यादा चित्र जो हैं वही विंध्याचल की श्रृंखला में मिले हैं, और सुंदर चित्रों में भी मध्य प्रदेश के विंध्याचल की श्रृंखलाएँ जो हैं और उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियाँ जो हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने अभी कुछ चित्र बताए थे वो थे कोपगल्लू, पिकलिहाल और टेक्कलकोटा। ये जो चित्र हैं, उन चित्रों की बात हमने की। कर्नाटक की और आंध्र प्रदेश की ग्रेनाइट की चट्टानों ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवस दिया। यहाँ पर जो 3 स्थल बताए मैंने, यहाँ पर ऐसे चित्र पाए जाते हैं और कोपगल्लू, पिकलिहाल और टेक्कलकोटा अधिक प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। वैसे तो बहुत सारे क्षेत्र हैं। या 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं। कुछ चित्र सफ़ेद रंग के हैं, कुछ लाल रंग के, और तीसरे प्रकार में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के हैं। ये चित्र परवर्ती ऐतिहासिक काल अथवा
परवर्ती ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के हैं। ठीक है, इन चित्रों के विषय क्या है मैं बता चुका हूँ। हाथी, सांड, सांबर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैल, कृत, मानव और त्रिशूल इत्यादि हैं। वनस्पतियों के चित्र बहुत ही कम पाए गए हैं। कुपगल्लू के एक चित्र में अत्यंत विशिष्ट दृश्य प्रस्तुत किया गया है। कुपगल्लू में एक कामोद्दीप्त पुरुषों को, जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है। मतलब कुपगल्लू के चित्र में विशिष्ट दृश्य है कि जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगा कर ले जाते हुए दिखाया गया है। यानी पुरुष स्त्रियों को भगा कर ले जा रहे हैं, ऐसा एक विशिष्ट चित्र यहाँ पर मिला है। ठीक है, परंतु सबसे अधिक और सबसे सुंदर चित्र मिले हैं विंध्याचल की श्रृंखलाओं में और उत्तर प्रदेश में जो कैमूर की पहाड़ियाँ वहाँ से। ठीक है, ये पहाड़ी श्रृंखलाएँ जो विंध्याचल श्रृंखलाएँ जो मध्य प्रदेश में और कैमूर जो उत्तर प्रदेश में है, ये पहाड़ी श्रृंखलाएँ पुरापाषाणकालीन और मध्य पाषाणकालीन अवशेषों से भरी पड़ी हैं और वहाँ से जंगलों, जंगली पौधों, फलों, जलधाराओं और कंदरों की बहुतायत है जो पाषाण काल के लोगों के रहने के लिए हर तरह से उपयुक्त थीं। वहाँ के प्राकृतिक शैलाश्रयों, चट्टानी आवास जो होते हैं उनको शैलाश्रय कहते हैं। चट्टानी आवास को शैलाश्रय यानी शिला से बने हुए आश्रय शैलाश्रय। वर्षा, बिजली की गरज, ठंड और चिल्लाती धूप की गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त सहारा देते थे। इनमें सबसे बड़ा और अत्यंत दर्शनीय स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका है। तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर भीमबेटका का नाम जो है सबसे प्रसिद्ध है गुफा द्वार भीमबेटका मध्य प्रदेश। गुफा का द्वार दिखाया गया है मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं में से। ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहाँ से 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 शैलाश्रय यानी शेल्टर मौजूद हैं। 800 शेल्टर मौजूद हैं। इनमें से 500 शैलाश्रयों में चित्र पाए जाते हैं। ठीक है, 800 में से 500 में चित्र मिले हैं मतलब। भीमबेटका की गुफाओं की खोज जो है 1957-1958 में डॉक्टर V.A. वाकणकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका गुफाओं की खोज 1957-1958 में डॉक्टर V.A. वाकणकर के द्वारा की गई। यहाँ पर जो ये भीमबेटका है वो भोपाल की राजधानी जो है मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है उस भोपाल के दक्षिण में यानी नीचे की तरफ 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं और 45 किलोमीटर दूरी पर जहाँ 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 शैलाश्रयों ने शेल्टर मौजूद हैं। इनमें से 500 शैलाश्रयों में चित्र पाए जाते हैं और खोज किसने की? वाकणकर साहब ने, डॉक्टर V.A. वाकणकर ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए वर्षों तक इन दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों का सर्वेक्षण किया। यहाँ पाए गए चित्रों के विषय अनेक प्रकार के हैं। इनमें उस समय की रोज़मर्रा की जिंदगी घटनाओं के अलावा धार्मिक एवं भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए हैं, जिनमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़ों की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करने, इसके अतिरिक्त शरीर सज्जा, छद्म वेश, मुखौटा लगाने जैसे अनेक घरेलू गतिविधियों के चित्र शामिल हैं। भीमबेटका की शैल कला जिसको शैली, तकनीक और आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है। रेखा चित्रों तथा चित्रकारियों को 7 कालावधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला काल है उत्तर पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण, तीसरा ताम्रपाषाण युग। इन 3 कालावधियों के बावजूद एक के बाद एक 4 ऐतिहासिक कालावधियाँ आती हैं, लेकिन यहाँ हम पहले 3 कालों का ही विवेचन करेंगे। ठीक है, तो 4 इसके बाद और काल आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बताया भीमबेटका की जो शैल कला है उस शैल कला को शैली, तकनीक और आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया है। रेखा चित्रों और चित्रकारियों को 7 कालावधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें से 3 काल जो हैं उत्तर पुरापाषाण, दूसरा पुरापाषाण
दूसरा जो है उत्तर पुरापाषाण के बाद मध्य पाषाण, पुरापाषाण और ताम्र पुरापाषाण। इन 3 कालावधियों के बाद एक 4 ऐतिहासिक कालावधियाँ आती है, लेकिन इनको हम नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर पुरापाषाण युग यानी कि अपर पैलियोलिथिक पीरियड। उत्तर पुरापाषाण काल क्या है? देखिए, उत्तर पुरापाषाण युग के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। इनमें से कुछ छड़ी जैसी पहली मानव आकृतियाँ है, लेकिन अधिकांश चित्र बड़े बड़े जानवरों जैसे भैंसों, हाथियों, बाघों, गैंडों और सूअरों के हैं। कुछ चित्र धवन चित्र यानी वॉश पेंटिंग्स हैं, लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों से भरे हुए हैं। ऐसे चित्रों का शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया है। हरे चित्र नर्तकों के और लाल चित्र शिकारियों के हैं। दूसरा है मध्य पाषाण युग यानी कि मीसोलिथिक पीरियड। दूसरी कालावधि यानी मध्य पाषाण युग के चित्रों की संख्या सबसे अधिक है। इस अवधि के दौरान विषयों की संख्या कई गुना बढ़ गई थी, मगर चित्रों का आकार छोटा हो गया। शिकार के दृश्यों को प्रमुखता मिल गई। शिकार के दृश्यों में लोगों को समूह बनाकर कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर कमान लेकर जानवरों का शिकार करते दिखाया गया है। कुछ चित्रों में आदि मानवों को जाल फंदे लेकर यानी गड्ढे आदि खोदकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। तो यह मध्य पाषाण युग यानी मेसोलिथिक पीरियड। शिकारियों को साधारण कपड़े और गहने पहने हुए चित्रित किया गया है। कुछ चित्रों में मनुष्यों को सुंदर कपड़ों में सजा हुआ और कुछ चित्रों में मुखौटे पहने हुए भी दर्शाए गए हैं। कुछ चित्रों में हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, सूअर, बारहसिंगा, इसके अलावा हिरन, तेंदुआ, चीता, गेंडा, मछली, मेंढक, छिपकली, गिलहरी जैसे छोटे बड़े जानवरों को और पक्षियों को भी चित्रित किया गया है। मध्य पाषाण काल के कलाकार जानवरों को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। कुछ चित्रों में जानवरों को मनुष्यों का पीछा करते हुए दिखाया गया है। कुछ और चित्रों में मनुष्यों द्वारा जानवरों का पीछा करके शिकार करते हुए दिखाया गया है। कुछ जानवरों के चित्रों में विशेष रूप से शिकार के दृश्यों में मनुष्यों को जानवर से डरते हुए दिखाया गया है, लेकिन बहुत से चित्रों में मनुष्यों को जानवरों के प्रति प्यार और सौहार्द का भाव प्रदर्शित करते हुए दिखाया गया है। कुछ ऐसे भी चित्र हैं जिसमें प्रमुख रूप से जानवर ही उकेरे गए हैं। ऐसे भी चित्र हैं जिनमें प्रमुख रूप से जानवर ही उकेरे गए हैं। यद्यपि जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में ही चित्रित किया गया है, मगर मनुष्यों को साज सज्जा के साथ सुरुचिपूर्ण रीति से प्रस्तुत किया गया है। स्त्रियों को निर्वस्त्र और सवस्त्र दोनों ही रूपों में चित्रित किया गया है। इन चित्रों में बूढ़े और जवान सहित सभी को समान स्थान दिया गया है। बच्चों को दौड़ते, भागते, उछलते, कूदते और खेलते हुए दर्शाया गया है। सामूहिक नृत्य इन चित्रों का आम विषय रहा है, परंतु ऐसे भी चित्र हैं जिनमें लोगों को पेड़ों से फल या शहद इकट्ठा करते हुए और स्त्रियों को अनाज पीसते हुए और खाना बनाते हुए दिखाया गया है। कुछ शैल चित्रों में मनुष्यों, स्त्रियों और बच्चों को एक साथ दिखाया गया है, मानो वे एक ही परिवार के सदस्य हो। ठीक है, कुछ शैल चित्रों में स्त्रियों, बच्चों और मनुष्यों को एक साथ दिखाए गए हैं। अनेक शैलाश्रियों में हम हाथ और मुट्ठी की छाप पाते हैं। कुछ में अंगुली के सिरों के निशान बनाए गए हैं। भीमबेटका के कलाकार अनेक रंगों के प्रयोग करते थे, जिनमें काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा, सफ़ेद रंगों की विभिन्न रंगतें शामिल थीं, लेकिन सफ़ेद और लाल उनके अधिक पसंदीदा रंग थे। ठीक है, रंग और रंजक द्रव्य विभिन्न चट्टानों और खनिजों को कूट पीस कर तैयार किए जाते थे। लाल रंग इरमच यानी जिसे गेरू भी कहा जाता है से बनाया जाता था। हरा रंग कैल्सोडोनी नामक पत्थर की हरी किस्म से तैयार किया जाता था। कैल्सेडोनी नामक पत्थर से हरी किस्म तैयार किया जाता, और सफ़ेद रंग संभवतः चूना पत्थर से बनाया जाता था। रंग बनाने के लिए पहले वे खनिज की चट्टान के टुकड़े को कूट पीस कर पाउडर जैसा तैयार कर लेते थे। फिर उसमें कुछ पानी और गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जैसे कि जानवरों की चर्बी या पेड़ों से निकाले गए गोंद या राल या मिला लिया करते थे। इस प्रकार रंग तैयार हो जाते और बाद में वे पेड़ों की पतली रेशेदार टहनियों से बने ब्रश का प्रयोग करते और चित्र बनाते थे।
आश्चर्य की बात यह है कि हजारों साल पहले बने गए इन चित्रों में रंग, हवा, पानी की मार झेलने के बाद भी बरकरार हैं। इसमें जाता है कि रंग अब तक इसलिए अक्षुण्ण न रहे क्योंकि चट्टानों की सतह पर जो ऑक्साइड मौजूद थे उनके साथ इन रंगों की रासायनिक प्रतिक्रिया से इन्हें स्थायी बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जंगली जानवर का शिकार करते हुए चित्र दिखाया गया है। ठीक है, भीमबेटका में ये चित्र बताया गया है। ठीक है, जानवर की आकृति व्यक्ति के आकार से इतनी बड़ी क्यों है? ठीक है, क्योंकि व्यक्ति जो है मतलब बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे इसलिए। अब यहाँ पर मज़ेदार बात ये है, यहाँ कलाकारों ने अपने इन शैलाश्रयों के सतहों, दीवारों और भीतरी छतों पर बनाए। कुछ चित्र तो ऐसी गुफाओं या शैलाश्रयों से मिले हैं जहाँ लोग रहते थे, लेकिन कुछ चित्र ऐसी जगहों से भी मिले हैं जहाँ शायद लोग कभी रहे ही नहीं होंगे। संभवतः इन स्थानों का कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। शैलाश्रयों में पाए गए कुछ अत्यंत सुंदर चित्र बहुत ऊंचे स्थान पर या शैलाश्रयों की छत के पास बने हुए हैं। प्रश्न उठता है कि आदि मानवों ने चट्टानों में ऐसे असुविधाजनक स्थानों पर ये चित्र क्यों बनाए होंगे। शायद ये चित्र बहुत दूर से लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए ऊंचाई पर बनाए गए थे। ये चित्र हालांकि बहुत पुराने जमाने के हैं, पर इनमें चित्रात्मक गुणों और विशेषताओं की कोई कमी नहीं है। कार्य की प्रतिकूल परिस्थितियां, औजारों, सामग्रियों आदि की कमी होते हुए भी इन चित्रों में तत्कालीन पर्यावरण के सामान्य दृश्य आकर्षक रूप से प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के लोग बहुत साहसी थे और अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। पशुओं को तो वो वास्तविक सबसे अधिक तगड़ा और रौबदार दिखाया गया है। ये भी प्रतीत होता है कि आदिकालीन कलाकारों में कहने सुनने की गहरी रुचि थी। इन चित्रों में बड़े ही नाटकीय रूप से मनुष्यों और जानवरों को स्वयं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत दिखाया गया है। एक दृश्य में कुछ लोगों को मध्य पाषाण युग के चित्रों में शिकार के दृश्य में बहुलता से पाए गए हैं। यह एक ऐसा दृश्य है जिसमें लोगों के समूह भैंसे को मारते हुए दिखाए गए हैं। कुछ घायल व्यक्तियों को इधर उधर पड़ा दर्शाया गया है। ये चित्र अंकन की कला में श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिखाए गए हैं, ध्यान से देखें। यहाँ पर एक चित्र दिखाए गए हैं। इस दृश्य में एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करती आकृतियाँ दिखाई गई हैं। वस्तुतः यह एक ऐसा विषय है जिसमें बार बार दोहराया गया है। नृत्य का यह दृश्य हमें उत्तराखंड के लखुडियार के पाषाण दृश्य की याद दिलाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में लखुडियार के पाषाण दृश्य की जो याद है वो दिलाता है मध्य प्रदेश की ये चित्र। ठीक है, जंगली यहाँ पर जो एक मज़ेदार बात ये मैं जैसे बताया, एक दृश्य में कुछ लोगों को जंगली सांड का शिकार करते हुए दिखाए गए हैं और इस प्रक्रिया के दौरान कुछ लोग घायल होकर इधर पड़े हुए हैं। एक अन्य दृश्य में एक जानवर को मौत का पीड़ा से तड़पते हुए और शिकारियों की खुशी से उसके चारों ओर नाचते हुए दिखाए गए हैं। मतलब जानवर जो है मौत की पीड़ा से तड़पते हुए और शिकारियों की खुशी से उसके चारों ओर नाचते हुए दिखाए गए हैं। ऐसे चित्रों से प्रकट होता है कि मनुष्य में जानवर पर अधिक अधिकार रखने का भाव पैदा हो गया था। ठीक है, देखिए आज भी अनेक आदिम जाति के लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। वे जन्म, मृत्यु, वयस्कता प्राप्ति और विवाह आदि के समय संपन्न की जाने वाली धार्मिक और सामाजिक क्रियाओं को चट्टानों पर चित्रित या उत्कीर्णित करते हैं। वे शिकार हेतु जानवरों को आकर्षित करने के लिए मुखौटे पहनते हैं और उन्हें मार डालने के बाद खुशी से उसके चारों ओर नाचते गाते हैं। जहाँ अकेले जानवरों के चित्र बनाए गए हैं उनमें आदिकालीन कलाकार की उत्कृष्ट चित्रण कला स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं। ऐसे चित्रों में रंग, सामंजस्य और समानुपात दोनों का यथार्थ और संतुलित मिश्रण दिखाई देता है।
एक दिलचस्प बात यह है कि शैल कला में अनेक स्थानों पर अक्सर चित्र पुराने चित्रों पर बनाए गए हैं। भीमबेटका में कुछ स्थानों पर चित्रों की 20 परतें तक हैं जो एक दूसरे पर बनाए गए हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि कलाकार एक स्थान पर बार बार चित्र क्यों बनाते थे। इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि जब कलाकार को अपनी रचना पसंद नहीं आती तो उस पर अपनी दूसरी रचना चित्रित कर देता था। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वे चित्र और स्थान पवित्र और विशिष्टता से माने जाते थे और उन पर कलाकार बार बार चित्र बनाते थे। ये भी संभव है कि भिन्न भिन्न पीढ़ियों के लोगों ने भिन्न भिन्न समय पर एक ही क्षेत्र में चित्र बनाए थे। इन प्रागैतिहासिक चित्रों से हमें तत्कालीन मनुष्यों और उनकी जीवन शैली, उनका खान पान, उनकी आदतों, उनकी दैनिक गतिविधियों और यहाँ तक कि उनके मन मस्तिष्क और चिंतन को जानने में सहायता मिलती है। प्रागैतिहासिक काल के अवशेष विशेष रूप से अनेक प्रकार के पत्थरों के हथियार, औजार, मिट्टी के खिलौने और हड्डियों के टुकड़े मानव सभ्यता के विकास के महान साक्ष्य हैं। तथापि उन सब से अधिक महत्वपूर्ण तो ये शैल चित्र हैं जो आदिकालीन मानव हमारी अमूल्य धरोहर के रूप में हमारे लिए छोड़ गया है। अभ्यास। आपके विचार से प्रागैतिहासिक काल के लोग अपने चित्रों के विषयों का चयन सुझाव किस प्रकार करते थे। दूसरा, गुफा चित्रों में मानव आकृतियों की अपेक्षा जानवरों की आकृतियों का अधिक होने के पीछे क्या कारण रहे होंगे। इस अध्याय में प्रागैतिहासिक काल के अनेक गुफा चित्र दिखाए गए हैं। इनमें कौन सा चित्र आपको सर्वाधिक पसंद आया और क्यों। समालोचनात्मक विवेचन कीजिए। इसके अलावा एक प्रश्न है, भीमबेटका के अलावा कौन से प्रमुख स्थल हैं जहाँ से प्रागैतिहासिक काल चित्र पाए गए हैं। इन चित्रों के भिन्न भिन्न पहलुओं पर उनकी तस्वीरों या रेखा चित्र के साथ एक रिपोर्ट तैयार करें। आज के समय में चित्र, ग्राफिक आदि बनाने की दीवारों से तो किस प्रकार का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम एक और चित्र आपको मानचित्र दिखाएंगे और यह सिंधु घाटी स्थानों का मानचित्र और दूसरा अध्याय शुरू हो जाता है। तो दूसरा अध्याय को हम पढ़ें उससे पहले ही मानचित्र देख लेते हैं ताकि हमें कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। ध्यान दीजिएगा, यही है अफ़गानिस्तान से लेकर पूरा पाकिस्तान, ठीक है, जम्मू कश्मीर, इधर हमारा राजस्थान का भी कुछ इलाके, पंजाब, हरियाणा के कुछ इलाके, गुजरात के तो बहुत सारे इलाके है ही है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे इलाके हैं। जैसे सबसे पहले बात करें तो मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है, कोट दीजी उसके पास में ही है, चौंदड़ो पास में ही है, इसके अलावा सोख्ताखो, इसके अलावा अमरी, इसके अलावा कागेंदोर, इसके अलावा रहमान ढेरी, हड़प्पा, गुमला, कालीबंगा, बनावली, दधेड़ी, नगर, मांदा, इसके अलावा कठपौलो, रोपड़, भगवानपुरा, उल्लास, बालू, सिसवाल, आलमगीरपुर, ठीक है। और इधर नीचे आ जाएं तो वो है सुरकोटड़, रंगपुर, लोथल, रोजड़ी, इसके अलावा भगतराव और उसके अलावा दाइमाबाद सबसे दक्षिण में है, आलमगीरपुर जो है सबसे पूर्व में है, और कागेंदोर शायद जो है वो सबसे दक्षिण में है, और मांडा सबसे उत्तर का स्थान होना चाहिए। इसके बारे में भी जान लेंगे हम। तो दूसरे अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, वो है सिंधु घाटी की कलाएं। तो सिंधु घाटी की कलाएं, ये दूसरा अध्याय में पढ़ रहे हैं। सिंधु नदी की घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। ईसा से पूर्व तीसरी सहस्राब्दी यानी ईसवी सन 0 मान ले तो उससे 3000 साल पहले तीसरी सहस्राब्दी के उत्तरार्ध में, लगभग तीसरी सहस्राब्दी के उत्तरार्ध में, यानी तीसरी सहस्राब्दी जो चल रही थी 2000 से लेकर के 3000 के बीच का टाइम है, उसमें उसके उत्तरार्ध में यानी लगभग ये 2500 के बाद का टाइम पीरियड की बात की जा रही है। तो तीसरी सहस्राब्दी के उत्तरार्ध में सिंधु नदी की घाटी में कला का उद्भव ईसा से तीसरी सहस्राब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें प्रतिमाएं, मुहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल हैं।
उस समय के कलाकारों में निश्चित रूप से उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति विद्यमान थी। उनके द्वारा बनाई गई मनुष्यों तथा पशुओं की मूर्तियां अत्यंत स्वाभाविक किस्म की हैं, क्योंकि उनमें अंगों की बनावट असली अंगों जैसी हैं। इसके अलावा मृण मूर्तियों में जानवरों की मूर्तियों का निर्माण बड़ी सूझबूझ और सावधानी के साथ किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थलों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो नगर थे। दो प्रमुख स्थल है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो नगर थे, जिनमें हड़प्पा उत्तर में और मोहनजोदड़ो दक्षिण में सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे। यानी सिंधु नदी के उत्तर में चले जाते हैं तो वो हड़प्पा निकलता है, और दक्षिण सिंधु नदी के दक्षिण में नीचे की तरफ जो है वो आपका स्थल मिलता है मोहनजोदड़ो। ये दोनों नगर सुंदर नियोजन कला की प्राचीनतम उदाहरण थे। इन नगरों में रहने के मकान, बाजार, भंडार गृह, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानागार आदि सभी अत्यंत व्यवस्थित रूप से यथास्थान बनाए गए थे। इन नगरों में जल निकासी की व्यवस्था भी काफ़ी विकसित थी। हड़प्पा और एवं मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में स्थित हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में भी हमें कला वस्तुओं के नमूने मिले हैं। इनके नाम है लोथल और धौलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान में। लोथल धौलावीरा गुजरात से, राखीगढ़ी हरियाणा से, रोपड़ पंजाब से और कालीबंगा राजस्थान से। ठीक है, अब हम बात करते हैं पत्थर की मूर्तियाँ। यहाँ दाढ़ी वाले पुरुष की प्रतिमा बनाई हुई, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरह से इसकी जो मूर्ति है उसका निर्माण किया गया है, बेहद सुंदर। पत्थर की मूर्तियाँ। हड़प्पा स्थलों पर पाई गई मूर्तियाँ भले ही वे पत्थर, कांसे या मिट्टी से बनी हो, संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं है, पर कला की दृष्टि से उच्च कोटि की हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मूर्तियाँ त्रिआयामी वस्तुएं बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। पत्थर की मूर्तियों में दो पुरुषों की प्रतिमाएं बहुचर्चित हैं, जिसमें एक पुरुष धड़ है जो लाल चूना पत्थर का बना, और दूसरी पुरुष दाढ़ी वाले पुरुष की आवक्ष मूर्ति हैं जो सेल खड़ी की बनी हुई हैं। सेल खड़ी जो है शिला से निकली हुई खड्डी को कहते हैं। तो सेल खड़ी से बनी हुई एक दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति है, और एक पुरुष जिसमें एक धड़ है, उसका सिर नहीं है, धड़ है जो लाल चूना पत्थर का बना है। ठीक है, दाढ़ी वाले पुरुष को एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। इस आवक्ष मूर्ति को शॉल ओढ़ते हुए दिखाया गया है, और शॉल बाएं कंधे के ऊपर से दाहिनी भुजा के नीचे से डाली गई हैं। ठीक है, बाएं कंधे के ऊपर से दाहिनी भुजा जो है कांख में से निकाली हुई है शॉल दिखाई गई हैं। शॉल बांधे हुए बाएं कंधे के ऊपर से और दाहिनी भुजा के नीचे डाली हुई दिखाई गई हैं। शॉल त्रिफुलिया नमूनों से सजी हुई हैं। शाल जो है त्रिफुलिया यानी 3 कोने के फूलों से सजी हुई हैं। आंखें कुछ लंबी आधी बंद दिखाई गई हैं, मानो वह पुरुष ध्यान अवस्थित हैं। नाक सुंदर बनी हुई है, होंठ कुछ आगे निकले हुए हैं, बीच की रेखा गहरी है, दाढ़ी, मूछ और गलमुच्छे चेहरे पर उभरी हुई दिखाई गई हैं। कान सीप जैसे दिखाई देते हैं, उनके बीच में छेद हैं। बालों को बीच की मांग के द्वारा 2 हिस्सों में बांटा गया है। बाल जो है उनको 2 तरफ किया हुआ है बीच की मांग के आधार पे। ठीक है, बीच की मांग के आधार पर 2 हिस्सों में बांटा गया है। उसके सिर के चारों ओर एक सादा बना हुआ फीता बांधा गया है। दाहिनी भुजा पर एक बाजूबंद और गर्दन के चारों ओर छोटे छोटे छेद बने हैं, जिससे लगता है कि वह हार पहने हुए हैं। आज भी देश के कई भागों में कांसे की ढलाई की इस तकनीक से इस प्रकार के कार्य करने की परंपरा चली आ रही है। तो अब कांसे की चित्र की ओर बढ़ जाते हैं। हड़प्पा कांसे की ढलाई। हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे और इस काम में वे प्रवीण थे। इनकी कांसे की मूर्तियाँ कांसे को डालकर बनाई जाती थी। इस तकनीक के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम एक प्रतिमा या मूर्तिकार मोम की प्रतिमा बनाते थे। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह से लीप करके सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। वह पूरी तरह से सूख जाती तो उसे गर्म किया जाता था। उसकी मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस रास्ते से
सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। इसके बाद चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद से रास्ते से पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था। कांस्य की मूर्तियों और जानवरों द्वारा बनाई गई जानवरों दोनों की मूर्तियां बनाई गई थी। देखिए, कांस्य की बनी हुई जानवरों की मूर्तियों में भैंस बकरी की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भैंस का सिर और कमर ऊंची उठी हुई हैं, सींग फैले हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी केंद्रों में कांसे की ढलाई का काम बहुतायत से होता था। लोथल में पाया गया तांबे का कुत्ता और पक्षी तथा कालीबंगा में पाई गई सांड की कांस्य मूर्तियाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पाई गई मूर्तियाँ और उनसे भी किसी प्रकार से कमतर नहीं कहा जा सकता। मिट्टी से बनी ये आकृति दिखाई गई है। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता में सभी केंद्रों में कांसे की ढलाई का काम बहुतायत से होता था। लोथल में तांबे का कुत्ता और पक्षी, ठीक, लोथल में तांबे का कुत्ता और पक्षी। कालीबंगा में पाई गई सांड की कांसे की मूर्ति हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मूर्तियों से किसी प्रकार से कम नहीं है। अब हम बात करते हैं मृण मूर्तियाँ यानी टेराकोटा। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की मूर्तियाँ भी बनाते थे, लेकिन वे पत्थर और कांसे की मूर्तियाँ जितनी बढ़िया नहीं होती थी। वे मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते थे, लेकिन पत्थर और कांसे की मूर्तियाँ जितनी अच्छी नहीं होती थी। सिंधु घाटी की मूर्तियों में मातृदेवी की प्रतिमाएं अधिक उल्लेखनीय हैं। कालीबंगा और लोथल में पाई गई नारी मूर्तियाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मृत्यु देवी मूर्तियों से बहुत ही अलग तरह की हैं। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की मूर्तियाँ भी बनाते हैं, लेकिन पत्थर और कांसे की मूर्तियाँ जितनी बढ़िया नहीं होती थी। सिंधु घाटी की मूर्तियों में मातृदेवी की प्रतिमाएं अधिक उल्लेखनीय हैं। कालीबंगा और लोथल में पाई गई नारी मूर्तियाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मातृदेवी की मूर्तियों से बहुत ही अलग तरह की हैं। मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूंछ वाले ऐसे पुरुषों की भी मूर्तियाँ पाई गई हैं, जिनके बाल गूंथे हुए कुंडलित हैं, जो एकदम सीधे खड़े हुए हैं। टांगें थोड़ी चौड़ी हैं और भुजाएं शरीर के समानांतर नीचे की ओर लटकी हुई हैं। ठीक ऐसे ही मुद्रा में मूर्तियां बार बार पाई गई हैं, जिससे प्रतीत होता है कि देवता की मूर्तियां हैं, किसी देवता की मूर्तियां हैं। एक सींग वाले देवता का मिट्टी का बना मुखौटा भी यहाँ पर पाया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखें, जिनके बाल गूंथे हुए हैं और कुंडलित हैं, ध्यान दीजिएगा। टेराकोटा या मृण मूर्तियों की बात करें तो सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की मूर्तियां भी बनाते थे, लेकिन पत्थर और कांसे की मूर्तियों की जितनी बढ़िया नहीं होती थी। सिंधु घाटी की मूर्तियों में मातृदेवी की प्रतिमाएं सबसे अधिक उल्लेखनीय हैं। कालीबंगा और लोथल में पाई गई नारी मूर्तियाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मूर्तियों से अलग तरह की मूर्तियाँ हैं। कालीबंगा और लोथल में मूर्तियाँ जो मिली हैं वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो से अलग हैं। मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूंछ वाले ऐसे पुरुषों की मूर्तियां बनाई गई हैं, जिनके बाल गूंथे हुए कुंडलित हैं, जो एकदम सीधे खड़े हुए हैं। टांगें जो हैं उनकी थोड़ी चौड़ी और भुजाएं जो हैं शरीर के समानांतर लटकी हुई हैं। ठीक ऐसे ही मुद्रा में मूर्तियां बार बार पाई गई हैं। इससे प्रतीत होता है कि ये किसी देवता की मूर्तियां हैं। एक सींग वाले देवता का मिट्टी का बना मुकुटा भी यहाँ पर है। इसके अलावा मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ियाँ, छकड़े, सीटियाँ, पशु पक्षियों की आकृतियाँ, खेलने के पासे, गिट्टियाँ, चक्रिका यानी डिस्क भी दिखाए गए हैं। टेराकोटा के खिलौने यहाँ पर दिखाए गए हैं। टेराकोटा खिलौने आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मुद्राएं या मुहरें या मुद्राएं क्या, ध्यान दीजिए। पुरातत्ववेदों को हजारों की संख्या में मुहरें या मुद्राएं मिली, जो आमतौर पर सेल खड़ी और कभी कभी गोमेद, चकमक पत्थर, तांबा, कांस्य और मिट्टी से बनाई गई थी। उन पर एक सींग वाले सांड, गेंडा और बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंसा आदि पशुओं की सुंदर आकृतियाँ बनी हुई थीं।
इन आकृतियों में प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोभावों की अभिव्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन मुद्राओं को तैयार करने का उद्देश्य मुख्यतः वाणिज्यिक था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुद्राएं बाजूबंद के तौर पर भी कुछ लोगों द्वारा पहनी जाती थीं, जिनसे उन व्यक्तियों की पहचान की जा सकती थी, जैसे कि आजकल लोग पहचान पत्र धारण करते हैं। ठीक है, तो बाजूबंद के तौर पर कुछ लोगों द्वारा पहनी जाती थी मुद्राएं और पहचान में सहायक होती थी ये मुद्राएं। ठीक है, पहचान पत्र जिस प्रकार आजकल के लोग रखते हैं उसी तरह से बाजूबंद पर कुछ लोग ये मुद्राएं पहनते थे। हड़प्पा की मानक मुद्रा 2x2 इंच की वर्गाकार पट्टियाँ होती थी, वर्ग के आकार की 2x2 इंच की। ठीक है, आमतौर पर सेल खड़ी बनाई जाती थी। प्रत्येक मुद्रा में एक चित्रात्मक लिपि खुदी होती थी जो अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी हैं। कुछ मुद्राएं हाथी दांत की भी पाई गई हैं। मुद्राओं के डिजाइन अनेक प्रकार के होते थे, पर अधिकांश में कोई जानवर जैसे कि कुबड़दार या बिना कुबड़ वाला सांड, हाथी, बाघ, बकरे, दैत्याकार जानवर बने होते थे मतलब। उनमें कई पेड़ों और मानवों की आकृतियाँ भी बनी गई हैं। उनमें से सबसे अधिक उल्लेखनीय एक ऐसी मुद्रा है जिनके केंद्र में एक मानव आकृति और चारों ओर कई जानवर बने हुए हैं। इन मुद्रा को कुछ विद्वानों द्वारा पशुपति मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, मतलब एक मानव बना हुआ दिखाई दे रहा है और चारों ओर कुछ पशु बताए हुए हैं। आकार 1/2 से 2 इंच के वर्ग या आयत के रूप में है, जबकि कुछ इसे किसी देवी की आकृति मानते हैं। इस मुद्रा में एक मानव आकृति पालथी मारकर बैठी हुई दिखाई गई है। इस मानव आकृति की दाहिनी ओर एक हाथी और एक शेर, जिसे बाघ भी कहते हैं, जबकि बाईं ओर एक गेंडा और एक भैंसा। बाईं ओर तो एक गेंडा और एक भैंसा दिखाए गए हैं, गेंडा भैंसा। ठीक, दोनों में 2 मात्राएं हैं और दोनों में एक बिंदी लगानी पड़ेगी। ठीक है, जबकि दाईं ओर हाथी और शेर दिखाए गए हैं। इन पशुओं के अलावा स्टूल के नीचे 2 12 सिंगे हैं। इस तरह की मुद्राएं 2500 से 1900 ईसा पूर्व की हैं। ये सिंधु घाटी की प्राचीन नगरमों जो जैसे अनेक स्थलों पर बड़ी संख्या में पाई गई हैं। इनकी सतहों पर मानव और पशु आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। तो ये जो देवता जिस प्रकार की बात कर रहे हैं उसके चारों तरफ ये चित्र बनाए हुए हैं। इन मुद्राओं के अलावा तांबे की वर्गाकार या आयताकार पट्टियाँ, टैबलेट पाई गई हैं, जिनमें एक और मानव आकृतियाँ, दूसरी ओर कोई अभिलेख अथवा दोनों ओर ही कोई अभिलेख हैं। इन पट्टियों पर आकृतियाँ और अभिलेख किसी नोकदार औजार छेनी से सावधानी पूर्वक काट कर अंकित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये ताम्र पट्टियाँ बाजूबंद की तरह बाजू पर बांधी जाती थीं। मुद्राओं पर अंकित अभिलेख हर मामले में अलग अलग किस्म के होते थे, मगर इन ताम्र पट्टियों पर अंकित अभिलेख उन पशुओं से ही संबद्ध थे जो उन पर चित्रित किए गए थे। ये तो थे। अब हम बात करते हैं मृद भांड की। इन पुरास्थलों से बड़ी संख्या में मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तनों की शक्ल, सूरत और उन्हें बनाने की शैलियों से तत्कालीन डिजाइनों के भिन्न भिन्न रूपों और विषयों की पता चलता है। सिंधु घाटी में पाए गए मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हार की चाक पर बनाए गए बर्तन हैं, हाथ से बनाए गए बर्तन नहीं हैं। ठीक, इनमें रंग किए हुए बर्तन और सादे बर्तन अधिक हैं। ये बर्तन आमतौर पर लाल चिकनी मिट्टी के बने हैं। इनमें से कुछ पर सुंदर लाल या स्लेटी लेप लगी हुई हैं। कुछ घुंडीदार पात्र हैं जो घुंडियों की पंक्तियों से सजे हुए हैं। काले रंगीन बर्तनों पर लाल लेप की एक सुंदर परत है, जिस पर चमकीले काले रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ और पशुओं के डिज़ाइन बने हैं। बहुरंगी मृद भांड बहुत कम पाए गए हैं। इनमें मुख्यतः छोटे छोटे कलश शामिल हैं, जिन पर लाल, काले, हरे और कभी कभार सफ़ेद और पीले रंग में ज्यामितीय आकृतियाँ बनी हुई हैं। उत्कीर्णित बर्तन भी बहुत कम पाए गए हैं और जो पाए गए हैं उनमें उत्कीर्णन की सजावट पेंदे पर और बलिस्तंभ की तश्तरियों तक सीमित थी।
छिद्रित पात्रों में एक बड़ा छिद्र बर्तन के तल और छोटे छेद उनकी दीवार पर सर्वत्र पाए गए हैं। छिद्रित क्षेत्र की बात करें तो नीचे की तरफ तो उसमें बनाया गया है, मतलब छिद्र, और उसके दीवारों पर जो है छोटे छोटे छिद्र, बड़ा छिद्र जो नीचे की तरफ बना हुआ है। शायद पात्र पेय पदार्थों को छानने और काम में लाए जाते थे। घरेलू कामकाज में प्रयोग की जाने वाली मिट्टी के बर्तन अनेकों रूपों और आकारों में पाए गए हैं। सीधे और कोणीय रूपों वाले बर्तन अपवाद के तौर पर भले ही मिले हों, पर लगभग सभी बर्तनों में सुंदर मोड़ पाए गए हैं। छोटे छोटे पात्र जो अधिकतर आधे इंच से भी कम के हैं को खास तौर पर इतने सुंदर, अधिक सुंदर बनाए हुए हैं कि कोई भी दर्शक उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। मिट्टी के बर्तन यहाँ पर दिखाए गए हैं, बहुत सुंदर। आज के जिस तरह के चित्र बनाए जाते हैं मिट्टी के बर्तन उसी तरह से हैं। आभूषण। हड़प्पा के पुरुष और स्त्रियां अपने आप को तरह तरह के आभूषणों से सजाते थे। गहने बहुमूल्य धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डी और पकी हुई मिट्टियों तक के बने होते थे। गले के हार, फीते, बाजूबंद, अंगूठियां आमतौर पर पुरुषों और स्त्रियों दोनों के द्वारा समान रूप से पहनती थी, पर करधनियाँ, इसके अलावा बुंदे, कर्णफूल जिसको हम कहते हैं, और पैरों के कड़े या पैंजनियाँ स्त्रियां ही पहनती थी। करधनियाँ, बुंदे और पैरों के कड़े या पैंजनियाँ जिसको हम कहते हैं। जब गले में हार हैं, फीते हैं, बाजूबंदे, अंगूठियाँ हैं, ये तो पुरुष भी पहनते थे, जिनमें सोने और मूल्यवान नगों के हार, तांबे के कड़े, मनके, सोने के कुंडल, बुंदे, झुमके और शीश आभूषण, लटकने और बटने जैसे सेल खड़ी के मनके तथा बहुमूल्य रत्न शामिल हैं। सभी आभूषणों को सुंदर ढंग से बनाया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हरियाणा के फरमानापुरा स्थल पर एक कब्रिस्तान शवादान पाया गया है, जहाँ शवों को गहने के साथ दफनाया गया है। चनहुदड़ों तथा लोथल में पाई गई कार्यशालाओं से पता चलता है कि मनके बनाने का जो उद्योग है वो काफ़ी विकसित था। मनके कार्नेलियन, जमुनिया, सूर्यकांत, स्फटिक, कांचमणि, सेलखड़ी, फिरोज़ा, इसके अलावा लाजवर्दी मणि आदि के बने होते थे। इसके अलावा तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुएं और शंख, सीपियाँ और पक्की मिट्टी के भी मनके बनाए जाते थे। मनके तरह तरह के रूप और आकार के होते थे, कोई तस्तरी नुमा, बेलनाकार, गोल या ढोलकाकार, तो कोई कई खंडों में विभाजित रहता था। कुछ मनके 2 या 2 से अधिक पत्थरों के जोड़ से बने होते थे। कुछ पत्थर पर सोने का आवरण चढ़ा होता था, कुछ काटकर या रंग कर सुंदर बनाया जाता था, तो कुछ में तरह तरह के नमूने खुदे होते थे। मनकों के निर्माण में अत्यधिक तकनीकी कुशलता का प्रयोग दर्शाया गया है। हड़प्पा के लोग पशुओं, विशेष रूप से बंदरों और गिलहरियों के नमूने बनाते थे, जो एकदम असली जैसे दिखाई देते थे। इनका उपयोग पिन की नोक और मनकों के रूप में किया जाता था। सिंधु घाटी के घरों में बड़ी संख्या में तकुआ चक्रियाँ भी मिली हैं, जिससे पता चलता है कि उन दिनों कपास और ऊन की कताई आम प्रचलित थी। गरीब और अमीर दोनों तरह के लोगों में कताई का आम रिवाज था। ये तथ्य इस बात से उजागर होता है कि तकुए की चक्रियाँ मिट्टी तथा सीपियों की बनी हुई पाई गई हैं। पुरुष और स्त्रियाँ धोती और शॉल जैसे अलग अलग कपड़े पहनते थे। शॉल दाएं कंधे के नीचे से बाएं कंधे के ऊपर से ओढ़ी जाती थी। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे मनके बनाए के दिखाए गए हैं, मनकों की पूरी श्रृंखला दिखाई गई हैं। तो बहुत सारे मनके यहाँ पर देख सकते हैं आप, सुंदर सुंदर तरह के मनके हैं। मोती और आभूषण यहाँ पर दिखाए गए हैं। पुरातत्वीय खोजों में मिली हुई चीज़ों से प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग साज श्रृंगार और फैशन के प्रति अधिक जागरूक थे। उनमें केश सज्जा की भिन्न भिन्न शैलियाँ प्रचलित थी। पुरुष दाढ़ी मूछ रखते थे। सुंदर स्त्रियाँ दिखने के लिए सिंदूर, काजल, लाली का प्रयोग करती थी। चेहरे पर लेप लगाती थी। धौलावीरा में पत्थरों के ढांचों के अनेक अवशेष मिले हैं, जिनसे प्रकट होता है कि सिंधु घाटी के लोग अपने घर आदि के निर्माण में पत्थर का प्रयोग करते थे। टेराकोटे के खिलौने भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, बहुत सुंदर यहाँ पर खिलौने बताए गए हैं।
सिंधु घाटी के कलाकार एवं शिल्पकार अनेक शिल्पों में अत्यधिक पारंगत थे, जिनमें धातु का ढलाव, पत्थरों पर नक्काशी, इसके अतिरिक्त मिट्टी के बर्तन बनाना, उन्हें रंगना या जानवरों, पौधों और पक्षियों के साधारण रूप से टेराकोटा का निर्माण। अब बात करते हैं अभ्यास की, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कला प्रेमी थे, इस कथन को न्याययुक्त ठहराएं। तो कला प्रेमी होने के प्रमाण तो उनकी बहुत सारी जो मूर्तियां हैं, शिल्प और स्थापत्य के द्वारा मिल जाता है। ठीक है, हड़प्पाई मृण मूर्तियां कला और आज प्रचलित मृण मूर्तियों कला में आप समानताएं या भिन्नताएं पाते हैं। ठीक है, तो मृण मूर्तियां जो बनाई गई हैं, जिसको हम टेराकोटा कहते हैं, तो इन मृण मूर्तियों में आज की मृण मूर्तियों से क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की मूर्ति भी बनाते थे, जैसे बताया मिट्टी की मूर्तियों को टेराकोटा मूर्तियों कहते हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं। आज की मूर्तियां जो हैं अधिक स्पष्ट और मापदार आकृतियों में बनाई होती हैं। इनमें आकृतियों की विशिष्ट माप नहीं है, लेकिन इन आकृतियों में इनको सुंदर रूप देने की यथासंभव कोशिशें की गई हैं। ठीक है, सिंधु घाटी की मूर्तियों में मातृ देवी की प्रतिमाएं सबसे अधिक उल्लेखनीय हैं। कालीबंगा लोथल में पाई गई नारी मूर्तियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मूर्तियों से अलग हैं। ठीक है, मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूछ वाले पुरुषों को छोटी छोटी मूर्तियां पाई गई हैं। बाल गूंथे हुए, कुंडलते हैं, एकदम सीधे खड़े हुए हैं, टांगें चौड़ी, भुजाएं शरीर के समांतर लटकी हुई हैं। ठीक ऐसी मुद्रा में मूर्तियां बार बार पाई गई हैं, जिससे पता लगता है कि किसी देवता की मूर्तियां, एक सिंह वाले देवता का मिट्टी का बना मुखौटा भी मिला है। इसके अलावा मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ियाँ, छकड़े, सीटियाँ, इसके अलावा पशु पक्षियों की आकृतियाँ देखने को, गिट्टियाँ, चक्रिकाएँ, डिस्क भी मिली हैं। आज की मूर्तियों में अधिक विशिष्टता है। हर तरह की मूर्तियाँ आज के ज़माने में जो है मशीनों के द्वारा बनाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने देने की कोशिश की। अगला प्रश्न है, मुद्राएं भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री से बनाई जाती थी। सिंधु घाटी की मुद्राओं के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए क्या आप किसी अन्य सामग्री से मुद्रा बनाना चाहेंगे? वे कौन से पशु हैं जिनकी आकृतियाँ आप अपनी मुद्राओं पर बनाना चाहेंगे और क्यों? तो एक शेर की मुद्राएं यहाँ पर नहीं मिली हैं, तो शेर जो हैं वो उसका चित्र मैं बनाना चाहूँगा। और क्यों चाहूँगा? क्योंकि शेर जो है ताकत का प्रतीक है। क्योंकि आज के इस दौर में जो ताकतवर नहीं है, उसका दमन, उसका जो शोषण है वो होता है। इसलिए अपने आप को प्रतीकात्मक रूप से ताकतवर दिखाने के लिए मैं शेर की प्रतिमा बनाना चाहूँगा। सिंधु सभ्यता से प्राप्त कला संबंधी वस्तुओं से हमें उनके जीवन विषय में क्या पता लगता है? वो कला के प्रति सजग थे, और ठीक है, उनकी जो स्थापत्य कला, मूर्ति कला, ये सब कलाएं जो हैं बेहद उल्लेखनीय हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी संग्रहालय के संग्रहालयपाल यानी क्यूरेटर के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपको सिंधु कला के विषय में प्रदर्शनी बनानी है। सिंधु सभ्यता में उत्पादित और प्रयुक्त पत्थर, धातु और मिट्टी की कम से कम 10 वस्तुओं के चित्र इकट्ठा करें और प्रदर्शनी बनाएं। अब देखिए, ये एक नर्तक की मूर्ति है। सिंधु घाटी की कलाकृतियों में एक सर्वोत्कृष्ट कृति एक नाचती हुई लड़की यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4 इंच है। मोहनजोदड़ो में पाई गई ये मूर्ति तत्कालीन ढलाई कला का एक उत्तम नमूना है। नर्तकी की त्वचा का रंग सांवला दिखाया गया है। वह लगभग निर्वस्त्र हैं। उसके लंबे केश शेर के पीछे एक जूड़े के रूप में गूंथे हुए हैं। उसकी बाईं भुजा चूड़ियों से ढकी हुई है। बाईं भुजा जो है चूड़ियों से ढकी हुई हैं, और दाईं भुजा के ऊपरी भाग में बाजूबंद और नीचे के भाग में कड़ा पहने हुए हैं। ठीक है, कौड़ियों से बना एक हार उसके गले में शोभा बढ़ा रहा है। ठीक है, उसका दाहिना हाथ उसकी कमर पर टिका हुआ है। दाहिना हाथ उसकी कमर पर टिका हुआ है, और बायां हाथ परंपरागत भारतीय नृत्य की मुद्रा में उसके घुटने के ऊपर
उठा हुआ बाहीं जंघई पर टिका हुआ प्रतीत होता है। उसके आँखें बड़ी बड़ी और नाक चपटी हैं। यह आकृति भावाभिव्यक्ति और शारीरिक ऊर्जा से उत्प्रोत है, हमें बहुत कुछ कह रही हैं। ठीक है, तो ये एक नर्तकी की मूर्ति यहाँ पर दिखाई गई है, बेहद सुंदर मूर्ति यहाँ पर दिखाई गई है। अब हम बात करते हैं वृषभ प्रतिमा। मोहनजोदड़ो में पाए गए ये कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि इनमें एक भारी भरकम वृषभ को आक्रामक मुद्रा में बखूबी प्रस्तुत किया गया है। वृषभ गुस्से में अपना सिर दाईं ओर घुमाए हुए हैं और गले में एक रस्सा बंधा हुआ है। ये एक वृषभ दिखाया गया है, देख सकते हैं आप वृषभ को। पुरुष धड़ की मूर्ति लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है। इसमें सिर और भुजाएं जोड़ने के लिए गर्दन और कंधों में गड्ढे बने हुए हैं। धड़ के सामने वाले हिस्से को एक विशेष मुद्रा में सोच समझकर बनाया गया है, सामने वाले हिस्से को। ठीक है, कंधे अच्छे पके हुए हैं और पेट कुछ बाहर निकला हुआ है, ज़्यादा बाहर नहीं, कुछ बाहर निकला हुआ है। चित्रित मृद भांड। मोहनजोदड़ो में पाया गया ये पात्र कुम्हार की चाक पर बनी चिकनी मिट्टी से बना हुआ है। कुम्हार ने अपने कुशल अंगुलियों का इस्तेमाल करते हुए कुछ अंगुलियों की सहायता से एक आकर्षक रूप दिया है। इसे आग में पकाने के बाद इस मिट्टी के पात्र को काले रंग से रंगा गया था। इस पर बने हुए चित्र वनस्पतियों और ज्यामितीय आकृति के हैं। वैसे तो ये चित्र साधारण हैं, लेकिन इनमें अमूर्तीकरण की प्रवृत्ति दिखाई गई है। यहाँ पर मातृका की एक मूर्ति दिखाई गई है। मातृका की मूर्तियों को आमतौर पर भद्दी अपरिष्कृत खड़ी मुद्रा में उन्नत उरोजों पर हार लटकाए हुए और कमर के चारों ओर एक अधो वस्त्र लपेटे हुए और करदनी पर दिखाया गया है। सिर पर पंखे जैसा आवरण और दोनों तरफ प्याले नुमा उभार सिंधु घाटी की मातृ देवी की प्रतिमाओं की एक आलंकारिक विशेषता है। इन आकृतियों की गोल गोल आँखें, चोंच जैसी नाक बहुत भद्दी दिखाई गई हैं। उनका मुंह ऐसा लगता है कि वो जैसे चीर कर बनाया गया हो। ठीक है, तो मातृका की मूर्ति यहाँ पर दिखाई गई हैं। मातृका क्या होती हैं ये आपको पता लगाना चाहिए। अगले पार्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है बिल्कुल अगले पार्ट का नाम है मौर्यकालीन कला। इसको अभी नहीं देखेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे, अगले वीडियो में इसको करेंगे।